प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी व्याकरण में अव्यय प्रकरण को पढ़ाने जा रहा हूँ। छात्रों, इस प्रकरण में हम जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के भेद कितने होते हैं और भाषा में अव्ययों का कैसे प्रयोग होता है। तो बच्चों, जैसे कि आपको अव्यय ये शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि अव्यय अर्थात न व्यय, न व्ययः यस्य सः अव्ययः। न व्यय, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो जिसका व्यय नहीं हो उसको अव्यय कहते हैं, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं हो। देखिए, आपके इस जो ये आगे PDF खुली हुई है, इसमें सबसे पहले अव्यय की परिभाषा लिखी है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अर्थात इससे समझ में आता है कि अव्यय किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय हमेशा एक रूप में ही रहते हैं। उन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लिंग के कारण, वचन के कारण या काल के कारण उनमें या कारक के कारण उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उन्हीं को अव्यय कहते हैं। इन्हीं को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये हर स्थिति में, ये पुल्लिंग शब्दों के साथ भी एक जैसे ही रहेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी एक जैसे रहेंगे, नपुंसक लिंग के साथ भी एक जैसे रहेंगे, एक वचन में भी वैसे ही रहेंगे, द्विवचन में भी वैसे ही रहेंगे, बहुवचन में भी वैसे ही रहेंगे, और ये वर्तमान काल में भी वैसे ही रहेंगे, भूतकाल भविष्य काल में भी वैसे ही रहेंगे। उदाहरण देखिए, इन्होंने हिंदी में कुछ उदाहरण दिखाए, जैसे जब, तब, अभी, उधर, यहाँ, वहाँ, इधर, कब, क्यों। ये सब हिंदी के अव्यय इसमें दिए गए हैं। और आगे कुछ संस्कृत के अव्यय भी दिए हैं बच्चों। संस्कृत के अव्ययों का भी हिंदी में प्रयोग होता है, और कुछ अव्यय हिंदी में प्रयोग होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। यहाँ पर बहुत गिने चुने संस्कृत के अव्यय दिए हैं, और भी संस्कृत में अव्यय हैं, इनसे भी ज़्यादा हैं। जैसे अद्य, अद्य अर्थात आज। यह अर्थात बीता हुआ कल, यह अर्थात बीता हुआ कल। उसके बाद श्वः, आने वाला कल। परश्वः, आने वाला परसों। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सब जगह, यथा, तथा, कथम, सदा। ये सब अव्यय इसमें दिए गए हैं। आप क्रम से इन अव्ययों को पढ़ेंगे और अर्थ सहित अपनी व्याकरण की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें इनको लिखेंगे भी, क्योंकि इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। अर्थ सहित इनका स्मरण होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे हम देखते हैं कि अव्ययों के भेद कितने हैं। हिंदी व्याकरण में, वैसे संस्कृत में अव्ययों के भेदों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अव्यय अर्थात जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं उनको केवल एक श्रेणी में ही रखा जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इनके अनेक भेद बताए गए हैं। जैसे आपको जो भेद में बताया गया है कि अव्यय, हिंदी व्याकरण में अव्यय के 5 भेद माने गए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को जानेंगे। ये पांचों के 5 अव्यय के ही भेद हैं, अर्थात इन पांचों के अंतर्गत अव्ययों का ही वर्णन होगा। बस उनके अर्थ और उन अर्थ के अनुसार उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जिनसे क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब यही देखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा में उन्होंने लिखा है कि क्रिया विशेषण वे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए, यहाँ पर घोड़ा दौड़ता है, इतना होता तो एक सामान्य वाक्य होता, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है, ये तेज जो है ये अव्यय है, ये अव्यय है। और
ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, जो दौड़ना क्रिया है उसकी विशेषता बतला रहा है कि वो किस प्रकार से दौड़ रहा है। तो क्रिया का विशेषण हो गया, इसलिए ये अव्यय क्या बन गया, यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय बन गया। ऐसे ही जो है अब ये क्रिया विशेषण के भी 4 भेद करने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको ये ध्यान देना है, पहले तो अव्यय के 5 भेद हैं, और उन अव्यय के 5 भेदों में भी जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया विशेषण काल का बोध कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जैसे रमेश आज पढ़ रहा है, रमेश आज पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आज जो है ये अव्यय है और पढ़ने की विशेषता बतला रहा है। तो काल, पढ़ने के काल का बोध करा रहा है कि कब पढ़ रहा है, आज पढ़ रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद तुम देहरादून कब जाओगे, ये वाक्य है, तो कब जाओगे, इसमें भी काल का ही बोध हो रहा है कि किसी काल के बारे में पूछा जा रहा है। और जाना क्रिया का विशेषण बन रहा है कब। ऐसे संजय परसों पौड़ी से आया था, संजय परसों पौड़ी से आया था, ये देखिए 2 नंबर पे जो है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो परसों है ये परसों आया था का बोध करा रहा है, आया था का विशेषण है, आया था जो क्रिया है उसका विशेषण है। और कब आया था वो समय का बोध करा रहा है, तो ये क्या एक ऐसा विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यहाँ पर भी क्या है, शीला के स्कूल जाने का बोध हो रहा है, तो जाती है क्रिया का विशेषण है प्रतिदिन, और वो प्रतिदिन जो है किसी काल का भी बोध करा रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, ये भी एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या है, बढ़ती जा रही है ये क्रिया है, और इस क्रिया का विशेषण आजकल, आजकल बढ़ती जा रही है, और ये जो क्रिया विशेषण है आजकल ये काल का बोध करा रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर आपको 2-4 उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से जो क्रिया विशेषण जो अव्यय क्रिया विशेषण भी हों और काल का भी बोध करा रहे हो तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ऐसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाने के साथ साथ किसी स्थान या दिशा का ज्ञान कराते हैं, उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम इधर उधर मत जाओ, यहाँ पर देखिए तुम इधर उधर मत जाओ, तो इधर उधर मत जाओ ये जाना जो क्रिया है उसका विशेषण बन रहा है इधर उधर, और स्थान, ये इधर उधर से किसी स्थान विशेष का बोध होता है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही वह यहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है, तो यहाँ जो है ये भी किसी स्थान का बोध करा रहा है, और रहता है क्रिया का विशेषण है, क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार माताजी बाहर गई हैं, एक वाक्य है माताजी बाहर गई हैं, यहाँ पर भी गई है क्रिया का विशेषण है बाहर, और ये जो बाहर ही किसी स्थान का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही वर्षा में कहाँ जाओगे, वर्षा में कहाँ जाओगे, यहाँ पर भी ये जो वाक्य है इसमें कहाँ जाओगे, ये कहाँ जो शब्द है, ये कहाँ जो अव्यय है, ये जाओगे क्रिया का विशेषण बन रहा है, और कहाँ जो है स्थान का बोध कराता है, तो इसलिए क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपके जो क्रिया विशेषण उसमें 2 क्रिया विशेषणों के बोध आपने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखिए रीति कहते हैं, रीति को एक तरह आपसे ये समझिए कि तरीका, किसी भी कार्य का तरीका, तो जो किसी कार्य के तरीके को बता रहा हो, किसी कार्य को करने के तरीके का बोध करा रहा हो, वो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो होना ही होना है उसने, लेकिन ऐसा क्रिया विशेषण होना है जो रीति का बोध करा रहा हो। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या है कि कार तेज दौड़ती है, कार तेज दौड़ती। पहले तो इतना देखिए कि तेज दौड़ती है, दौड़ना जो क्रिया है इसका बोध, इस क्रिया का विशेषण है तेज शब्द, और तेज अव्यय है तो इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब इसमें भी कार किस प्रकार से दौड़ती है, उसका ढंग क्या है दौड़ने का, उसकी रीति क्या है दौड़ने की, इसका ये बोध करा रहा, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही साइकिल धीरे धीरे चलती है, यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रियावाचक, ये क्रिया विशेषण भी है और उस क्रिया के ढंग को भी बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। ऐसे ही अगला वाक्य, सुनीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है, सुनीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। यहाँ पर भी पढ़ना क्रिया का विशेषण है ध्यानपूर्वक, और ये जो ध्यानपूर्वक है ये किसी ढंग को बता रहा है, तो ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है मोहन यहाँ कैसे आया, मोहन यहाँ कैसे आया, तो मोहन के आने का जो ढंग है वो कैसे शब्द से द्योतित हो रहा है, उससे उसका पता चल रहा है। तो कैसे आया, आने की विशेषता बता रहा है पहले, तो ये क्रिया विशेषण हो गया, और कैसे आया उस आने के ढंग को भी बता रहा है, तो क्रिया विशेषण, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आइए तो ये आपने इस प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ा। आप देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन पर ध्यान देना। ये इस ब्रैकेट में उन शब्दों को दिया गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्दों को। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ता है, वैसे चलता है, कैसे चलता है, जैसे पढ़ता है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, ज्यों ही वह आया, जैसे ही उसने कहा, उचित कहा, अनुचित कहा, धीरे धीरे कहा, सहसा वह आ गया, ये सब जो हैं ये क्रिया विशेषण है। मैं इनमें क्रियाएं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएं, और किस प्रकार से क्रिया हो रही है उसका बोध भी शब्द करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सूची दी है इन क्रिया विशेषणों की, आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लें जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब चौथा क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ है कि जो विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण, परिमाण अर्थात उसकी मात्रा या उसकी माप, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर उदाहरण दिया, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ पर थक गया हूँ ये क्रिया है, और इस क्रिया की मात्रा का, इस क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है बहुत शब्द। तो बहुत थक गया हूँ, देखिए क्रिया विशेषण भी है और क्रिया की परिमाण को भी बता रहा, तो इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, यहाँ पर भी क्या है, चावल अधिक खाया जाता है, तो अधिक खाया जाता है, जो खाया जा रहा है, जो क्रिया है खाए जाने वाली, उसकी मात्रा का बोध करा रहा है ये अधिक शब्द। तो ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे तुम कम बोलो, तुम कम बोलो, यहाँ पर कितना बोलना है उसकी मात्रा को बता रहा है। और थोड़ा खाओ खूब चबाओ, यहाँ पर खाना और चबाने की मात्रा को ये शब्द बता रहे हैं, थोड़ा और खूब। तो ये क्रिया की विशेषता भी बतला रहे हैं और उनकी मात्रा को भी बता रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। इसी प्रकार से अन्य भी यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों की सूची इन्होंने दी है, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इस पर आप ज़रूर दृष्टि डालें और इनको लिखें अपनी उत्तर पुस्तिका में। अति, अत्यंत, कई, कई एक, थोड़ा सा, अधिक, कुछ, तनिक, इतना, उतना, कितना, सर्वथा, लगभग, निपट, पर्याप्त, खूब, ये सब क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। एक बात फिर समझिएगा, आप ये जो जितने भी भेद पढ़ रहे हैं अव्ययों के पढ़ रहे हैं, अर्थात ये सब अव्यय ही हैं, उनके अर्थ के या उनकी स्थिति के अनुसार उनके अलग अलग वर्ग यहाँ पर किए गए हैं, वही आप पढ़ रहे हैं। अगला अव्यय है, आपने सबसे पहला अव्यय का अभी भेद पढ़ा था क्रिया विशेषण का, और क्रिया विशेषण के 4 भेद आपने पढ़े। अब दूसरा अव्यय है संबंध बोधक, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय।
संबंध बोधक अर्थात जो अव्यय संबंध का बोध कराता हो, जो अव्यय संबंध का बोध कराता हो। तो कैसे संबंध का? जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से बताता है, उसी को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे और, पास, अतिरिक्त, बिना, साथ, लिए, बाहर, ये आदि शब्द संबंध बोधक के हैं। पहला उदाहरण इन्होंने दिया है, मैं घर से दूर पहुंच गया था। मैं घर से दूर पहुंच गया था। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दूर है ये अव्यय भी है और घर और उस व्यक्ति के बीच संबंध को बता रहा है। वह व्यक्ति घर से दूर है और घर और उसमें जो संबंध है, दूरी है, उसको बता रहा। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इस मकान के पीछे शिव मंदिर है। तो मकान के पीछे है तो मकान से उस मंदिर का संबंध है, इसलिए ये जो यहाँ पर पीछे शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद अगला है, मोहन बाजार की ओर गया है। यहाँ पर भी बच्चों ये जो और शब्द है ना, ये यही अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय है। अब गया है, बाजार की ओर गया है, तो बाजार की ओर मोहन के संबंध को बता रहा है कि मोहन का जो संबंध है इस समय वो बाजार की ओर है, तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी प्रकार उसके सामने तुम कहीं नहीं ठहर सकते। यहाँ पर भी सामने जो शब्द है ये अव्यय है और संबंध को बता रहा है, उसके और तुम्हारे संबंध को बता रहा है कि तुम उसके सामने कहीं नहीं ठहर सकते। तो ये भी संबंध बोधक अव्यय हो गया। अगला यहाँ पर एक विशेष बात इन्होंने बीच में बताई है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अव्यय, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जो संबंध बोधक शब्द होते हैं ना, यही शब्द क्रिया विशेषण भी होते हैं और कहीं कहीं संबंध बोधक भी होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित हो, अर्थात कोई अव्यय जो है क्रिया की विशेषता भी बता रहा हो और संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित भी हो, तो वो हो जाएगा संबंध, वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। और नहीं तो खाली क्रिया के साथ संबंधित होगा तो वो क्रिया विशेषण होगा, और किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंधित होगा तो संबंध बोधक अव्यय होगा। ये ध्यान रखना। जैसे मोहन घर के बाहर सो रहा है, एक वाक्य यहाँ पर दिया है, मोहन घर के बाहर सो रहा है। तो मोहन और उसके जो वर्तमान उपस्थिति जहाँ पर वो है और उसका घर, उन दोनों के बीच संबंध बता रहा है ये शब्द, बाहर शब्द। तो बाहर अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय है, अर्थात मोहन का जो है वो घर के साथ संबंध है, घर के बाहर, वो अर्थात घर से ही जुड़ा हुआ है कहीं पर, वो घर के बाहर सो रहा है। अब इसी वाक्य को मोहन बाहर सो रहा है बताएंगे हम, मोहन बाहर सो रहा है। तो अब बाहर का किससे संबंध है कुछ पता नहीं चल रहा, घर के बाहर है कि स्कूल के बाहर है कि किसी महल के बाहर है, मंदिर के बाहर है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए वो जब मोहन बाहर सो रहा है होगा तो यहाँ पर जो बाहर शब्द है वो क्रिया विशेषण है, वो सोने का पता चल रहा है उसे कि मोहन कहाँ सो रहा है। लेकिन मोहन घर के बाहर सो रहा है जब होगा तब ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला, हाँ, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के कुछ और भी इन्होंने दिए हैं उदाहरण, नहीं संबंध बोधक के नहीं, ये संबंध बोधक का तो यही है कि जहाँ पर भी जिस भी स्थान पर जो अव्यय है वो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध भी बता रहा हो और क्रिया की विशेषता भी बता रहा हो तो संबंध बोधक हो जाएगा। और जहाँ पर अव्यय केवल क्रिया की विशेषता बतला रहा हो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला अव्यय है समुच्चय बोधक। ये क्या है? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में देखिए, दो पदों, पदबंधों
वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात जो अविकारी, अविकारी शब्द का अर्थ समझ लीजिए, अविकारी अर्थात अव्यय, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। तो ऐसे अव्यय जो दो पदों को जोड़ रहे हों, दो पदों को अर्थात दो शब्दों को, दो पदबंधों को, या दो वाक्यांशों को, या दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ रहे हों जो अव्यय शब्द, वही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, और, यथा, किंतु, परंतु, यही सब शब्द क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय हैं, यानी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और इनको योजक शब्द भी कहा जाता है, हिंदी में इनको योजक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। यहाँ पर जो और है ये अव्यय है। नरेंद्र रोटी और दाल को ये जोड़ रहा है, रोटी और दाल को ये जोड़ रहा है। रोटी खाता है, दाल खाता है न कह करके रोटी और दाल खाता है, ये कहने में भी सरलता हुई और उन दोनों को जोड़ रहा है। कौन? और शब्द। तो इसलिए क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय के भी इन्होंने दो भेद बताए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अर्थ है वे अव्यय शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त करते हैं। वे अव्यय शब्द जो समान स्थिति वाले, अर्थात जो एक जैसे शब्दों को या एक जैसे वाक्यांशों को या एक जैसे वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त करते हैं, उन्हीं को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। अब वही इन्होंने उदाहरण दिया कि नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। तो रोटी और दाल जो एक ही जैसी स्थिति में हैं, खाने वाली चीज़ें हैं दोनों, तो ये एक स्थिति वाले हैं, तो ये समानाधिकरण हो गए। जोगेंद्र रसमलाई या गुलाब जामुन खाता है, तो ये रसमलाई और गुलाब जामुन भी समान अधिकरण वाले हैं, अर्थात एक ही स्थिति वाले हैं ये। मुझे तेज मीठा और मसाला पसंद है। यहाँ पर भी मीठा और मसाला ये दोनों जो हैं वो खाने से संबंधित हैं, इसलिए समानाधिकरण हो गए। न तो मुझे अंग्रेजी फिल्में पसंद हैं और न अखबार। यहाँ पर भी क्या है, जो अंग्रेजी फिल्में हैं और जो अखबार हैं वो एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सूचनाओं को देते हैं, तो उनकी भी एक स्थिति है, तो ये भी समानाधिकरण। यहाँ पर जो अव्यय हो समानाधिकरण, ऐसे स्थानों पर जो अव्यय होंगे वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या कहलाएंगे? आगे देखिए, व्यधिकरण वाला जो भाग आ रहा है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो होंगे वो एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने के लिए वो अव्यय काम करते हैं। जैसे, यद्यपि वह धनवान है तथापि दिल का छोटा है। एक वाक्य इन्होंने ही दिया है, इन्हीं के वाक्य को मैं आपको दोहरा रहा हूँ। यद्यपि वह धनवान है तथापि दिल का छोटा है। देखिए, यद्यपि का अर्थ है वैसे तो वैसे तो वह धनवान है, लेकिन तथा भी दिल से छोटा है, दिल का छोटा है, मतलब फिर भी दिल का छोटा है। तो यहाँ पर जो धनवान शब्द है वो उसकी स्थिति अलग है और दिल का छोटा होने वाली स्थिति अलग है। दोनों अलग अलग, ये एक स्थान पर रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। जैसे रोटी और दाल आया था ना, वो एक ही स्थान पर रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन धनवान और दिल का छोटा ये एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। धनवान एक स्थिति है व्यक्ति की, और दिल का छोटा एक जो है वो एक शरीर के अंग की बात है, अधिकरण होगा। और जो अलग अलग स्थिति वाले दो वाक्यों, दो शब्दों, दो पदबंधों को जोड़ रहा होगा जो अव्यय, वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। बस इतना ही इसमें अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। यहाँ पर और शब्द राम और लक्ष्मण को जोड़ रहा है और दोनों एक ही स्थिति वाले हैं, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। और मैं घर गया था किंतु वो नहीं मिले। मैं उनके घर गया था किंतु वो नहीं मिले। यहाँ पर किंतु जो शब्द है
वो जोड़ तो रहा है दोनों वाक्यों को, लेकिन कर क्या रहा है, व्यधिकरण है। पहला वाला वाक्य मैं उनके घर गया था, वो अलग स्थिति है, और वो नहीं मिले, उनका नहीं मिलना अलग स्थिति है, तो ये व्यधिकरण हो गया। आगे अंतिम जो अव्यय है वो है विस्मया, चौथा अव्यय है, 5 अव्ययों की बात हुई तो चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक जो अव्यय है ये विस्मय आदि का बोध कराता है। विस्मयादि कहने से, आदि कहने से और भी विस्मय इत्यादि और भी कुछ शब्द यहाँ पर कुछ स्थितियाँ यहाँ पर आ रही हैं, उनका जो बोध कराते हैं जो अव्यय, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। तो आदि शब्द से क्या क्या आते हैं देख लीजिए। आनंद, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, व्यथा आदि, इस प्रकार के जो भाव होते हैं उनको जो बताने वाले शब्द हैं उनको विस्मयादि बोधक कहते हैं। अर्थात आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं, आश्चर्यजनक जो स्थितियाँ होती हैं उनको बताने वाले जो सब अव्यय पद होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य। यहाँ पर वाह जो शब्द है ये विस्मय को, आश्चर्य को बता रहा है, तो विस्मय, ये विस्मयादि बोधक हो गया। उसके बाद अरे गाड़ी से बचो, बच्चे खेल रहे हैं और अचानक कहीं से गाड़ी आ रही, तो पास में खड़े बड़े लोगों ने कहा कि अरे गाड़ी से बचो, तो वहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, तो ये अरे शब्द भी विस्मयादि बोधक हो गया। उसके बाद क्या बोलूँ, कोई आदमी जब बहुत परेशान हो गया किसी से तब बोलता है कि क्या बोलूँ, तो यहाँ पर जो क्या शब्द है ये भी विस्मयादि बोधक है। शाबाश बहुत बड़ा काम किया तुमने, ये प्रशंसा को बताने वाला शाबाश शब्द है और अव्यय है, तो ये भी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। छी ऐसी गंदी बात करता है, तो ये पर छी जो है ये भी विस्मयादि बोधक है। इस प्रकार से विस्मयादि बोधक के इन्होंने अनेक प्रकार कर रखे हैं। विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, हर्ष बोधक, प्रोत्साहन बोधक, भय बोधक, क्रोध बोधक। आपको इतना याद नहीं करना है, बस जो इस प्रकार के जो विस्मय, आश्चर्य इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले जो अव्यय पद हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अरे, वाह, अच्छा, छी, धिक, हाय, चुप, ओहो, इस प्रकार के शब्द हैं, यही विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इन पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंतिम जो अव्यय का जो भेद है, 5वां भेद, वह है निपात। बच्चों निपात जो है ये एक अलग अव्यय है, तो अव्यय का ही भेद, लेकिन यहाँ पर जो अव्यय आते हैं ये थोड़ा सा अलग प्रकार के अव्यय आते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। निपात अर्थात ऐसे अव्यय जो किसी पद के बाद लगकर, किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, उन्हीं को निपात कहते हैं। तो ऐसे समझिए आप कि निपातों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये जितने भी निपात होते हैं इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द के साथ लगकर, किसी वाक्य के साथ लगकर उस शब्द और उस वाक्य के अर्थ को थोड़ा विशेष बना देते हैं और उसको, उसके विशेष अर्थ को प्रकट करने में ये सहायक होते हैं और उन वाक्यों में, उन शब्दों में थोड़ा बल प्रदान करते हैं। जैसे सुरेश आज ही घर जाएगा, सुरेश आज ही घर जाएगा, ये ही जो शब्द है इसका अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये सुरेश आज ही घर जाएगा ऐसी जगह में जब ये बोला जाएगा तो यहाँ पर ही शब्द का अर्थ हो जाएगा कि निश्चित ही वो आज घर जाएगा। निश्चय, यहाँ पर उससे निश्चय का बोध होगा कि वो निश्चित ज़रूर आज वो घर जाएगा। ऐसे ही मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी जो तो शब्द है इस तो का कोई अलग से अर्थ नहीं है, लेकिन ये अव्यय है और ये उस वाक्य में थोड़ा बल प्रदान कर रहा है, तो ये जो है ये भी निपात कहलाएगा। सुधा तो खाएगी ही, रमेश भी खाएगा, सुधा तो खाएगी ही, देखिए यहाँ पर है चौथे नंबर पे, सुधा तो खाएगी ही, रमेश भी खाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि सुधा खाएगी और रमेश भी खाएगा, ये अर्थ है, लेकिन तो और भी जो ये
दो अव्यय यहाँ पर लगे हैं, जो निपात जो यहाँ पर लगे हैं, ये उस वाक्य में थोड़ा बल प्रदान कर रहे हैं और उसके अर्थ को कुछ विशेष बना रहे हैं, तो ये हो गए निपात। इसी प्रकार के शब्द निपात कहलाते हैं। देखिए निपात, प्रायः, मात्र, केवल, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सब निपात में ही आते हैं। ही, भी, तो, ये इस प्रकार के शब्द निपात में आते हैं। अब आपने अव्यय के पांचों भेद पढ़े, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। जो 5 भेद थे ये आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से। अव्यय के 5 भेद में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। पांचों भेदों को आप अच्छे से इस वीडियो को सुन करके और इसमें लिखे हुए इस विषय वस्तु को भी अच्छे से, मैं एक बार इस विषय वस्तु को पूरा ऊपर से नीचे तक आपको दर्शा रहा हूँ, जिससे आपको अगर लिखना भी होगा तो इसी में आपको लिख सकते हैं। आप आराम से इस वीडियो को थोड़ा रोक करके इनको लिख सकते हैं। ये सभी अव्ययों के भेद आप लिखेंगे और इन अव्ययों को के भेदों के साथ साथ इनके उदाहरणों को लिखेंगे और फिर इनसे संबंधित कुछ वाक्यों को लिख करके इन अव्ययों का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। प्रयोग तो हम करते ही हैं भाषा में, लेकिन हम पहचानते नहीं कि किस प्रकार के अव्यय हम प्रयोग कर रहे हैं। इनको हम बता नहीं सकते हैं दूसरे को, बस यही हमें परेशानी होती है, हमें जो कमी होती है। लेकिन ये अभ्यास से और स्वाध्याय से ये सब बाद में हो जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इस अव्यय प्रकरण को अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर किसी व्याकरण के किसी मुख्य बिंदु के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद बच्चों।